एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर है आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर पवन सीरीज का जो 2024 का संस्करण है। इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। यानी सेकेंड पार्ट से मतलब ये है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उनका सेकेंड पार्ट है, ठीक है ना। और सब्जेक्ट की बात की जाए, सब्जेक्ट आपका हो जाता है सामाजिक अध्ययन का कक्षा शिक्षण। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लोगों ने देखिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, यानी आप लोग क्या कर रहे हैं, टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं। और जब आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक चीज आपको डीपली पता होनी चाहिए कि हमें बच्चों को किस तरह से बताना है, किस तरह से समझाना है। अपनी चीजों को तो आप कवर कर ही रहे हैं, प्लस आप ये भी चीज सीख रहे हैं कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है ना। तो चलते हैं सब आप अपने क्वेश्चन की तरफ कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको हम लेकर आए हैं, तो उनको कंप्लीट करते हैं विद डिटेलिंग, क्योंकि डिटेल भी साथ में करेंगे, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इतिहास का जन्मदाता किसे कहते हैं? रेप्सन, घाटे, हेरोडोटस या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए हेरोडोटस की, तो इन्हें क्या कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। और इन्होंने रोमन राजनेता सिसरो से, किससे? तो सिसरो से इतिहास के पिता का खिताब अर्जित किया। यानी इनको जो ये किताब, यानी इनको एक खिताब का मतलब होता है जो इनको ये नाम मिला है ना। तो इस नाम को इनको किसके द्वारा मिला? तो जो रोमन राजनेता सिसरो हो जाते हैं इनके द्वारा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। यानी इतिहास का जन्मदाता, भाई जन्म देने वाला यानी जन्मदाता यानी पिता। क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से आ जाए, लेकिन आपको क्या करना है, हेरोडोटस पर ही टिक करना है। या आपका अति लघु में आ जाए तो आपको हेरोडोटस ही लिखना है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, विद्वानों ने जिन अनैतिहासिक ग्रंथों यानी साधनों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया वे क्या हैं? ठीक है ना। तो वैदिक साहित्य हैं या बौद्ध साहित्य ग्रंथ हैं या जैन साहित्य ग्रंथ हैं? तो क्या है? तो उपरोक्त सभी हैं। यानी वैदिक साहित्य ग्रंथ भी हैं, बौद्ध साहित्य ग्रंथ भी हैं, जैन साहित्य ग्रंथ भी है, यानी सभी हैं। तो इस तरह से आपका क्या हो जाता है, इस तरह से आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो पृथ्वी पर जो जीवन की शुरुआत है तो उसको देखिए 1.5 अरब वर्ष पूर्व या 2.5 अरब वर्ष पूर्व या 3.5 अरब वर्ष पूर्व या 4.5 अरब वर्ष पूर्व। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि 3.5 अरब वर्ष पूर्व मतलब पहले, है ना। तो इसका अध्ययन प्रयोगशाला में किए गए कुछ प्रयोगों द्वारा, और देखिए जीवों के जेनेटिक पदार्थों से जीवन पूर्व यानी जीवन से पहले पृथ्वी पर उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अनुमान लगाकर ये किया गया कि जो पृथ्वी पर क्या है, जीवन की जो शुरुआत हुई वो 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुई। तो इस तरह से आपका हो जाता है सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का सही क्रम, यानी क्रमिक यानी एक क्रम से आपको बताना है, ठीक है ना, कि इसका क्रम कैसे कैसे चला। तो पहले लोह युग आया क्या आया? ये चीज सच है क्या? बिल्कुल नहीं। लोह युग तो यहीं पे आपका ये गलत हो गया, यानी ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर उसके बाद पाषाण युग तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या हुआ, मानव ने क्या किया, पत्थरों को अपना क्या बनाया, पत्थरों को अपना एक हथियार, यानी ये भी कह सकते हैं पत्थरों से हथियार बनाए, और पत्थरों को अपना हथियार बनाया यानी हथियार बनाने के लिए।
एक ये भी तो होता है कि हमारा ये हथियार है, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो पेन हमारा क्या है, हथियार है। तो ऐसे उनका जो पत्थर था वो उनका हथियार था, उसके द्वारा उन्होंने क्या किया, शिकार करने के लिए उन्होंने हथियार बनाने शुरू किए। वो बात अलग की है कि पहले कैसे थे, बेडोल थे, भद्दे थे, बिना पॉलिश के थे, लेकिन उनका वो यूज करना सीख गए थे, वो यूज करते थे, यानी पाषाण युग। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आया ताम्र युग। ताम्र युग यानी तांबे का युग आया। काफी टाइम तक ये चलता रहा और दूसरी चीज के बारे में जानकारी ही इन्हें नहीं प्राप्त हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि लोहे का युग आया, लोह युग आया, है ना। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन सेकंड हो जाता है वो राइट हो जाता है, यानी पहले पाषाण युग। तो आप लोग देखिए, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे चीजें समझ में आ जाएंगे, क्योंकि पहले कोई भी चीज नहीं थी। पहले मनुष्य ने क्या किया, पत्थरों से, है ना, पत्थरों के औजार बनाए, उससे औजार बना के उससे शिकार किया, वही उनका क्या था, वही उनका जीवन जीने का एक साधन था, यानी शिकार करते थे फिर उसको खाते थे, यही सब था ना। उसके बाद ताम्र युग आया और उसके बाद कांस्य युग आया और उसके बाद लौह युग आ गया। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका 36 नंबर हो जाता है, मानव विकास के क्रम को कितने भागों में बांटा गया है। तो मानव विकास के क्रम को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में या 6 भाग में। तो यहाँ पे आपका हो जाता है 3 भाग में, यानी बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आपका है, चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया। तो बिंदुसार, नंद, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षवर्धन। तो आपका जो आंसर हो जाता है, तो यहाँ पे क्या है, हर्षवर्धन, ये आपका राइट हो जाता है। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हैंसोंग। कौन, तो हैंसोंग एक प्रसिद्ध चीनी यात्री, चीनी बौद्ध भिक्षु थे, है ना। और उन्होंने क्या किया, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और वो भारत में कितने दिनों तक रहे। अगर हम बात करें कि भारत में ये कितने दिनों तक रहे, तो 15 वर्षों तक रहे। कब तक, तो 15 वर्षों तक ये रहे। तो इस तरह से आपका कौन सा आंसर राइट हो जाता है, हर्षवर्धन, ये राइट हो जाता है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है। तो पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है, पुरा पाषाण काल यानी पूर्व पाषाण काल, यानी पुरा मतलब पूर्व, है ना, और मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल या उपरोक्त सभी। तो इसमें बात कर लेते हैं कि पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल को क्या कहा जाता है, मुका ग्रुप में पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। और इसमें आपका हो जाता है क्योंकि इस काल में पाषाण उपकरणों की प्रधानता थी। भाई बिल्कुल, क्योंकि पहले मानव ने क्या किया, वही जो हम अभी जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोगों ने डिटेलिंग की, यानी सेकंड में शायद की है ना। तो इसमें ये हो जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले क्या किया, जो पत्थरों के औजार बनाए, है ना, तो पत्थरों के औजार बनाए, उससे उन्होंने शिकार किया, यानी क्या, पाषाण काल कहलाया। उसका ज्ञान था, नॉलेज थी। तो इस तरह से हो जाता है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है, तो उपरोक्त सभी हो जाता है, क्योंकि इस काल में क्या हुआ, पाषाण उपकरणों की प्रधानता थी। पत्थरों के जो औजार थे उनकी क्या थी, उनकी प्रधानता थी। तो इसलिए ये सभी ऑप्शन राइट हो जाते हैं, यानी कि आपका जो दा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। ठीक है। फिर है आपका पुरा पाषाण कालीन मानव के जीविका के साधन थे। तो मछली यानी जंगली पशुओं का शिकार, बिल्कुल सही है। मछली पकड़ना, कंदमूल एवं फल, बिल्कुल सही है। यानी उपयुक्त सभी, ये आपके सभी ऑप्शन सही है, इसलिए आपका दा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, नव पाषाण काल के औजार कैसे थे। तो नव पाषाण, अब कहाँ पे बात आई है, नव पाषाण काल की बात आई है। तो यहाँ पे क्या था, मानव ने क्या किया, पहले जो इनके औजार थे पत्थर के, वो कैसे थे, खुरदुरे थे, बिना पॉलिश के थे, भद्दे थे, बेडोल थे। लेकिन अब कैसे हो गए, अब चमकदार हो गए, तीखे का मतलब तेज हो गए। जब उनको पॉलिश करना सीखा तो उनको तेज भी करना सीखा। जैसे आप चाकू देखें, है ना, छुरी देखें, तो उसमें क्या होता है, जब धार लगती है तो वो तेज हो जाते हैं, तीखे हो जाते हैं। तीखे का मतलब ये होता है कि बहुत शार्प चलते हैं, मतलब चलते हैं ऐसे, हाथ लगाओ तो वो उंगली कट जाए, ऐसे तो होता है। तो ये चीज है कि तीखे एवं चमकदार थे। तो यहाँ पे आपका जो द ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि इसमें ही तीखे एवं चमकदार है, और बाकी भद्दे एवं बेडोल। तो ये कब थे, ये जब
इन्होंने प्रागैतिहासिक काल की ये बात है, प्रागैतिहासिक काल की ये बात है कि इनको औजार बनाना तो आ गया था, लेकिन उन पे पॉलिश करना और उनको जो है चमकदार बनाना और जो वो बेडोल थे उनको सुडोल बनाना नहीं आया था। लेकिन क्या हुआ, जब नवपाषाण काल आया तब क्या हुआ, तब इनको ये सब चीजें करनी आ गई। अब इनके औजार कैसे थे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही तेज धार वाले, तीखे और चमकदार थे, यानी कि इस अकॉर्डिंग आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है, मानव से सबसे पहले किस धातु की खोज की? जस्ता की, चांदी की, सोना की, ये तांबा की। तो इसमें आपका आंसर राइट हो जाता है तांबा। देखिए वही से लेकर चल रहे हैं चीजों को कि पहले मनुष्य को क्या था, पहले मनुष्य को पत्थर के वो औजार बना लेते थे और किसी चीज की नॉलेज नहीं थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब इन्होंने तांबे का यूज करना सीख लिया। अब सबसे पहले मनुष्य ने कब, अगर बात की जाए कब, तो 10,000 साल पहले किया था और लगभग 5 शताब्दियों तक तांबा मनुष्य के लिए एकमात्र धातु थी। मतलब एकमात्र धातु थी, इसके बाद इनको और किसी चीज का, किसी धातु का ज्ञान नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया तो लोह युग आया, है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है तांबा, यानी कि आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक तो बनता ही बनता है ना। ये क्या होता है, ये हमें मोटिवेट करता है। जब आप लाइक करते हैं, जब आप कमेंट करते हैं, तो हमें क्या होता है, हम मोटिवेट होते हैं और इससे चीजें बेहतर से बेहतरीन लाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हम अपना 110% आपको देते ही देते हैं, है ना, और भी बेहतर करने की हम कोशिश करते हैं। तो प्लीज लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक करें। अगर अभी आपने विजिट किया है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। किस काल में वैज्ञानिक विकास शुरू हुआ? अब कह रहे हैं कि किस काल में वैज्ञानिक विकास शुरू हुआ। पुरा पाषाण काल में, यानी पुरा, है ना, मध्य पाषाण काल में, या ताम्र एवं कांस्य युग में, या लोह युग में? तो यहाँ पे बात हो रही है कि वैज्ञानिक विकास की बात हो रही है, तो समझ लेते हैं लगभग आपका हो जाता है 1200 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व तक फैला लोह युग एक परिवर्तनकारी, यानी जो बहुत ज्यादा बदलाव लाए, है ना। परिवर्तनकारी क्या था, काल था, जिसमें औजारों और हथियारों के लिए प्राथमिक सामग्री के रूप में लोहे का क्या हुआ, आगमन हुआ, यानी लोहा आया और उससे क्या हुआ, औजार बनाए गए, है ना। पहले क्या था, लोहे को गलाना आया, फिर उसके बाद लोहे से औजार बनाना आया। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। तो इस तरह से जो आपका राइट आंसर है वो लोह युग हो जाता है, ना कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ताम्र एवं कांस्य युग हो जाता है। क्योंकि वैज्ञानिक विकास की बात आए तो लोह युग। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कांस्य युग में किन सभ्यताओं का विकास हुआ? तो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, या उपरोक्त सभी? तो इसमें आपका उपरोक्त सभी है, तो यही आपका आंसर राइट हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे तट पर होने के कारण थे, क्या था? तो आपका हो जाता है भूमि, क्या? तो भूमि नर्म एवं उपजाऊ थी, सही है ना। मानव, यानी सही है, हमने सही का गलत। मानव जीवन के लिए जल की प्राप्ति, सही है। नदी जल यातायात का मुख्य साधन था, सही है ना। यानी उपरोक्त सभी यही सही है, तो द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, प्रमुख नदी घाटी सभ्यताएं थीं। तो मिस्र की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, या उपरोक्त सभी? तो ये सभी सभ्यताएं हो जाती हैं। तो इस तरह से आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। एक चीज यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि देखिए 3 क्वेश्चन हमने किए, 3 क्वेश्चन में उपरोक्त सभी, लेकिन हर जगह ये जो आपका रूल है ये फॉलो नहीं करता है कि जहाँ पे उपरोक्त सभी आया आपने उसी को ठोक दिया। बिल्कुल नहीं, ठोकने का मतलब यह है कि आपने टिक कर दिया और आपका सही हो गया। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं होता है। जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि भाई बिल्कुल कंफ्यूज करेंगे, आप टीचर बनने जा रहे हो
तो आप बच्चों को कैसे समझाएंगे, उनकी तर्क शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे? तो पहले तो आपकी तर्क शक्ति देखी जाएगी ना, तब आप बच्चों की तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे और चेक करेंगे। तो क्या होता है, जब इस तरह के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, उसमें आपका जरूरी नहीं होता कि उपरोक्त सभी ही सही हो, उसमें हो सकता है बी ऑप्शन सही हो, ए ऑप्शन सही हो या सी ऑप्शन सही हो, लेकिन आपने देखा उसको सरकारी समझकर, यानी सभी को एक जैसी चीजें मिल रही हैं, है ना, कि राशन मिल रहा है तो राशन ही सभी को मिलेगा जिनके राशन कार्ड है, तो ऐसा नहीं है। तो ये चीज ये मत समझिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी फनी वे में चले गए हम, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, फनी भी होना चाहिए, क्योंकि जब चीजें बहुत ज्यादा सीरियस वे में पढ़ी जाती हैं तो कहीं कहीं पे ऐसा लगता है बोरिंग हो जाता है ना, तो कभी कभी थोड़ा फनी भी हो जाना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि इस तरह का जब क्वेश्चन आए यानी ऑप्शन आए, तो आप उपरोक्त सभी पे टिक ना करके पहले उसको सोचे समझें, उसके बाद टिक करें, ठीक है। तो चलिए, आपका यहाँ पे तो खैर तीन क्वेश्चन में ऑप्शन यही आया है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता कालीन मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का आकार था। अब देखिए ये क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट अभी हमने कल जो लेक्चर हुआ है आपका, तो उसमें भी एक इस तरह का क्वेश्चन था कि कौन सबसे बड़ी इमारत है, स्नानागार है या अन्नागार है ना। कहीं कहीं पे आपको अन्नागार भी देखने को मिल जाता है, कहीं कहीं पे स्नानागार भी। अगर दोनों आ जाए तब क्या करें, तो उस सूरत में आप स्नानागार पे टिक करें, ठीक है ना। और अन्नागार भी बहुत बड़ी, मतलब अन्नागार यानी अन्न प्लस गार, यानी अन्न को रखने के लिए घर या जगह, आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है और इसमें ऑप्शन दो दिए होते हैं, अन्नागार भी दिए हो और स्नानागार भी दिए हो, तो आप स्नानागार पे ही टिक कीजिएगा। और अति लघु में आ गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, आप पहले लिखें स्नानागार, फिर आप लिखें कि अन्नागार भी बहुत लंबाई चौड़ाई में बहुत बड़ा, बहुत विशाल ये इमारत भी प्राप्त हुई है, इस तरह से आप लिख दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात चल रही है कि सिंधु सभ्यता कालीन मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का आकार कितना है, तो 39 फीट चौड़ा तथा 8 फीट गहरा ये हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अब है मोहनजोदड़ो में अन्नागार का आकार था, तो मोहनजोदड़ो में अन्नागार का आकार 18 मीटर लंबा तथा 7 मीटर चौड़ा हो जाता है। अगर बात की जाए अन्नागार का मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अन्य। अन्नागार अगर आप इसको अलग अलग करेंगे तो अन्य प्लस गार हो जाता है, अन्य प्लस गार हो जाता है। अन्न का मतलब क्या होता है, अनाज होता है। अन्न का मतलब क्या है, तो अनाज है, प्लस गार का मतलब रखने की जगह, या आप घर से इसको लगा सकते हैं, घर मतलब कह सकते हैं, है ना। तो यानी, और ये अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाए मोहनजोदड़ो, तब भी आप यही लिखेंगे। अगर सिंधु सभ्यता पूछ ली जाए तब भी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की चीजें पूछ ली जाती है। आपने मोहनजोदड़ो पढ़ा और मोहनजोदड़ो का स्नानागार अन्नागार आपने पढ़ा, और अब पूछ लिया गया सिंधु सभ्यता, अब आप कंफ्यूज कि नहीं ये सिंधु सभ्यता दूसरी चीज है, सिंधु सभ्यता के लिए हम कुछ और, हमने तो वो पढ़ा ही नहीं था, हमने तो वो देखा ही नहीं था। अरे नहीं, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, आपने मोहनजोदड़ो को पढ़ा है, तो यानी आप लिख देंगे। तो इस तरह से आपका क्या हो जाता है, बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। और कहीं कहीं पे ये कहाँ कितना मिलता है, तो 45 मीटर लंबा भी बताया गया है। तो अगर इस तरह का अगर ऑप्शन हो तो भी आप उस पर टिक कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं जो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाती, तो आप इसको अपने तरीके से भी समझिएगा, कुछ चीज़ें आपको भी समझनी रहेंगी, है ना। तो थोड़ा सा आप भी इस पे वर्क कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, सिंधु सभ्यता के निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन। आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन के साधन क्या है। जैसे अब है भाई, सभी के पास मोबाइल है, एंड्रॉयड सेट हैं, उनमें वो मनोरंजन करते हैं। अब बहुत बहुत चीज़ें हैं जिसके द्वारा वो मनोरंजन करते हैं, है ना। और टीवी हो गया, रेडियो हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन पहले क्या होता था, इनके जो मनोरंजन के साधन थे तो क्या थे, तो जुआ एवं शिकार, नाचना एवं गाना, मुर्गों की लड़ाई, ये सब होता था। पहले क्या होता था, मुर्गों की भी लड़ाई करवाई जाती थी, उसमें क्या होता था, एंजॉय लेता था इंसान और टाइम भी अपना पास करता था, है ना। क्योंकि भाई टाइम पास करने के लिए, एंजॉय करने के लिए ये सब चीज़ें तो ज़रूरी होती हैं। तो पहले भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं था कि अभी ये सब चीज़ें हुई हैं, ये स्टार्टिंग से ही चीज़ें चली आ रही हैं, क्योंकि सभी को चाहिए थोड़ा फनी वे में जाना,
है ना। फनी वे में अभी हम ही लोग हैं बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा वर्क करते हैं जिससे हम लोगों को खुशी प्राप्त हो, है ना। तो यही चीज़ें हैं कि मनुष्य तो सब एक ही जैसे, वो बात अलग की है कि अब इतना मॉडर्न ज़माना आ गया, एंड्रॉयड चीज़ें आ गई हैं, वो बात अलग की है, लेकिन इंसान वही है ना। तो इस तरह से उपरोक्त सभी हो जाता है और यहाँ पे देखिए फिर उपरोक्त सभी ही हो गया। अब जो क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे है नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, तो चीन को कहा जाता है, या आपका हो जाता है मेसोपोटामिया को, या मिस्र को, या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे इनमें से कोई आपने देखा और इस पे टिक कर दिया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। पहले इसको समझिएगा, उसके बाद इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी पर टिक कीजिएगा। तो इसमें आपका हो जाता है मिस्र को, है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाता है, इसमें आपका हो जाता है मिस्र को, तो इसलिए आपका सा ऑप्शन सही है, ना कि दा ऑप्शन, है ना। सरकारी वाला ऑप्शन आपका राइट नहीं है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका हो जाता है मिस्र में फारो के मकबरे को क्या कहते हैं। यहाँ पे फारो लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको अगर आप सर्च करेंगे तो आपको फेरो मिलेगा। क्या मिलेगा, फेरो। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, कहीं पे फारो भी लिखा क्योंकि मिस प्रिंट भी हो जाता है, तो यहाँ पे फेरो मिलेगा। और फेरो का मतलब क्या होता है, फेरो का मतलब होता है सम्राट। क्या होता है, सम्राट। तो कहा गया है क्वेश्चन में कि मिस्र में फारो के मकबरे को क्या कहते हैं। अब उनका जो मकबरा है उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मिस्र में पिरामिड वहां के क्या तत्कालीन फेरो यानी सम्राटगणों के लिए बनाए गए, क्या सम्राटगढ़ जो है उनके लिए बनाए गए स्मारक स्थल है, जिनमें क्या किया जाता था, जिनमें राजाओं के जो शव होते थे, जब मनुष्य क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो जो उसका शरीर होता है उसको क्या कहते हैं, शव कहते हैं, है ना। तो शवों को दफना कर सुरक्षित रखा जाता था, जहां पर क्या किया जाता था, जो राजा होते थे उनके शवों को दफनाया जाता था और उसको सुरक्षित रखा जाता था, तो उसको क्या कहते थे, उसको पिरामिड कहते थे, है ना। तो इस तरह से आपका जो दा ऑप्शन है वो राइट है। और फेरो का मतलब क्या होता है, सम्राट होता है, याद रखिएगा, क्योंकि कुछ चीजें क्या होती है जब उसके मतलब पता होते हैं, तो अगर आपको आंसर राइट नहीं भी आ रहा है तब भी आप राइट आंसर कर पाएंगे। तो ये चीज हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हो जाता है आपका, धार्मिक विश्वासों के आधार पर सिंधु निवासी मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे, मृतक को जमीन में गाड़कर, ठीक है, या मृतक को पशु पक्षियों के आहार हेतु खुले में छोड़कर, आंशिक समाधि, शव को जलाकर यानी दाह क्रम। तो ये सब चीजें देखिए, और उपरोक्त सभी, तो इसमें उपरोक्त सभी है क्योंकि सभी तरीके से किया जाता था। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन है हम्मुराबी की विधि संहिता में धाराएं कितनी थी, तो 385, 285, 185 या 85। तो देखिए कंफ्यूज करने के लिए सब में 85 लगाया गया। अब आपने पढ़ा होगा, कभी ऐसा हो जाता है नजरों के नीचे गया, 85 पढ़ा था, अब यहाँ पे कंफ्यूज 385 है, 285 है, 185, लेकिन राइट एक ही है, यानी ऑप्शन 285 यही राइट है आपका। अब वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से है, तो कांस्य काल से, पुरापाषाण काल से, लोह काल से, या उत्तर पाषाण काल से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है लोह काल से हो जाता है, यानी आपका जो सा ऑप्शन है वही राइट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कितने होते हैं। तो यहाँ पे पुरुषार्थों के जो होते हैं, यानी पुरुषार्थ जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। उनके जो पुरुषार्थ है उनके नाम हो जाते हैं। फर्स्ट आपका हो जाता है धर्म, क्या हो जाता है, धर्म। सेकंड आपका हो जाता है अर्थ, सेकंड क्या हो जाता है, अर्थ। थर्ड क्या हो जाता है, काम, थर्ड क्या हो जाता है, काम। और फोर्थ क्या हो जाता है, तो मोक्ष, फोर्थ क्या हो जाता है, तो मोक्ष। अब आप इसमें देख लें कहीं पे ऐसा ऑप्शन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ है, तो धर्म, अर्थ, काम, ये तो नहीं है, मोक्ष है, यानी देखिए यहाँ पे मोक्ष है, तो आपका द ऑप्शन राइट हो गया। जब आपको सभी चीजें डिटेल में पता होंगी तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे, वरना आप क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है, तो आश्रम की अगर बात की जाए तो आश्रम कितने होते हैं, तो लिख लेते हैं।
ब्रह्मचर्य हो जाता है। फर्स्ट नंबर पर क्या होता है? ब्रह्मचर्य होता है, यही तो होता है ना फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पे क्या होता है? गृहस्थ होता है। क्या होता है? तो गृहस्थ होता है। थर्ड नंबर पे क्या होता है? तो सन्यास होता है। क्या होता है? तो सन्यास, है ना? आप लोगों की समझ में आ रहा है ना? और फोर्थ नंबर पे क्या होता है? वानप्रस्थ होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे आप देख लें इसमें कौन सा ऑप्शन है और कौन सा ऑप्शन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आश्रम नहीं है? जो नहीं है वही सही है। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें आपको थोड़ी सी, यानी आपके माइंड को थोड़ा सा घुमा देते हैं कि अभी आप क्या समझेंगे कि कौन सा है। तो आपको पता है ग्रस्त है, अब आप कंफ्यूज, ग्रस्त भी है, ब्रह्मचर्य भी है, सन्यास भी है, और पूछ रहे हैं लेकिन नहीं पे आपकी नजर नहीं गई या नहीं पे आपका ध्यान नहीं गया। लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन हो उस पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि जो नहीं होता है वही सही होता है, यानी जो गलत होता है वही सही होता है। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मचर्य तो यानी है, ये राइट है, अभी देखिएगा पहले। फिर उसके बाद गृहस्थ है, ये भी राइट है, और फिर सन्यास है, ये भी राइट है। जो राइट है वो रॉन्ग है, हमने काट दिए, इसमें काम नहीं है। काम किसका है? तो काम आपका पुरुषार्थ में आता है, तो इसलिए यही रॉन्ग है, यानी यही आपका राइट हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो द ऑप्शन है वो राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुराणों की संख्या है, तो पुराणों की संख्या कितनी है? अब हम बात करें पुराणों का अर्थ क्या होता है, यानी पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखते, पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन या पुरानी कथा, यानी प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा होता है। क्या होता है? लिख देते हैं, प्राचीन आख्यान, प्राचीन आख्यान, या आप लिख सकते हैं पुरानी कथा, पुरानी कथा होता है। ठीक है ना? तो इस अकॉर्डिंग देखिए पुराणों की संख्या कितनी है, यहाँ पे तो सिर्फ संख्या पूछ रहे हैं। तो 8 होती है, 18 होती है, 28 होती है, 11 होती है, तो 18 होती है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है रामायण की रचना किसने की। तो रामायण की रचना किसने की है ये देख लेते हैं। व्यास ने या वाल्मीकि ने या तुलसीदास ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो वाल्मीकि, यानी बा ऑप्शन राइट हो जाता है। और इसमें अगर रामायण की बात की जाए तो इसका आशय क्या होता है, तो संस्कृत में अगर हम बात करें, संस्कृत में क्या है? रामायणम, 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 और राम प्लस आयडम क्या होता है? राम प्लस आयडम, आयडम। ठीक है ना? तो शाब्दिक अर्थ राम की जीवन यात्रा, इसका अर्थ क्या हुआ? रामायण यानी राम की जीवन यात्रा, इससे लगाया जाता है। और इनकी रचना किसने की? तो वाल्मीकि ने की, यानी बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना की अगर बात की जाए तो आपका हो जाता है यहाँ पे देखिए, नारद ने की या ब्रह्मा ने की या वेद व्यास ने की या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है और अच्छे से पता है कि वेद व्यास ने की। महाभारत की रचना वेदों ने की, यानी वेद व्यास ने की। आप ऐसे याद रख सकते हो कि महाभारत की रचना किसने की? तो वेदों ने। ठीक है ना? ट्रिक होती है, तो वेद व्यास ऐसे याद रख सकते हो। और रामायण की रचना तो वाल्मीकि ने। ठीक है। महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या कितनी थी? तो जनपदों की संख्या की अगर बात की जाए तो 12 थी या 15 थी या 16 थी या 20 थी, तो 16 थी, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो चंपा थी या कौशाम्बी थी या वाराणसी थी या श्रावस्ती थी। तो ये आपकी क्या हो जाती है? श्रावस्ती हो जाती है, यानी कि जो आपका द ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। हालांकि ये सेकंड थी, है ना, लेकिन यहाँ पे आपको श्रावस्ती पर ही टिक करना रहेगा। और आज की सीरीज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, बौद्ध एवं जैन साहित्य में कितने गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले और आप आज का लेक्चर
कंप्लीट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी विजिट किया है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आपसे ना छूटे और आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध एवं जैन साहित्य में कितने गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? तो 5, 10, 15 या 18। तो 10 हो जाता है, यानी बा ऑप्शन राइट हो जाता है। और सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो 325 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 327 ईसा पूर्व और 324 ईसा पूर्व। अब इसमें देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट यानी यहाँ पे जो ऑप्शन में यानी आंसर दिए हैं तो सा दिए हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन ये आपका गलत है, गलत है ना। और जो आपका बा ऑप्शन यानी 326 ईसा पूर्व, ये आपका राइट है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। आप इस चीज़ को ज़रूर देखिए, आपके पास सीरीज़ है उसमें भी आप इसको सही क्या कीजिए, क्योंकि सीरीज़ में हम ये नहीं कहते बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, गलतियां नहीं कह सकते, मिसप्रिंट कह सकते हैं, है ना। तो मिसप्रिंट की वजह से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये सब तो आपको समझना रहेगा। आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो देखें, और जहाँ पे ऐसी कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग क्या करें, उसको सही क्या कीजिए, क्योंकि अगर आप गलत ही पढ़ ले गए तो आपका एक आंसर अगर गलत है तो यानी 1 नंबर आपका पूरा जाता है ना। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, आप अपने तरीके से वर्क कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट की वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। और जो भी चीज़ें बताते चलते हैं, जैसे पॉइंट्स होते हैं, उनको भी आप लोग नोट ज़रूर क्या कीजिए, क्योंकि नोट करने से क्या होता है, चीज़ें आपके पास इकट्ठा हो जाएंगी। और जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो साथ में उसको भी लेके बैठे, भले आपके पास सीरीज़ हो, ठीक है ना, लेकिन आप देखकर साथ में पढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट वही चीज़ आती है जो आपकी सीरीज़ में आई। हमने आपसे कहा कि सीरीज़ में ये होता है, आपको पासिंग मार्क्स तो मिल जाते हैं, लेकिन जो पॉइंट्स हम बताते चलते हैं उनको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक क्या होगा, ये आप सोचे अच्छे नंबर आप ले आएंगे तो नहीं। देखिए हम साफ कहते हैं, क्योंकि ये भविष्य की बात होती है। ऐसा नहीं हम आपसे कहते हैं नहीं आप इतना ही पढ़ लो आपके लिए इनफ है, आप खाली सीरीज़ पढ़ लो आपके लिए इनफ है, ऐसा नहीं है। हम आपको गलत गाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें हम बताते चलते हैं वो भी आप समझिए, और जो डिटेल में चीज़ें पढ़ाते हैं वो भी आप पढ़ें। और हम डरा नहीं रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि मैम आप तो डरा रही हैं। हमने कहा नहीं, हम डरा नहीं रहे। कमेंट आए, हमने कहा हमने ये सोचा कि हम डरा नहीं रहे, हम आपको रियलिटी बता रहे हैं, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।